नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अटल संदेश। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वह खबर आज के दौर में हो रहे एक बड़े अपराध से जुड़ी है और आपको सचेत करने के साथ जागरूक करने के लिए भी यह खबर जरूरी है। लगातार पुलिस द्वारा साइबर ठगी से बचने के उपायों और समझाइश की आम जन को जानकारी दी जाती है, लेकिन मामले सामने आ ही जाते हैं। कुछ ऐसे ही एक मामले में अनूपपुर जिले के कोतमा पुलिस ने पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मामला साइबर ठगी से जुड़ा है, जिस मामले का कोतमा पुलिस ने पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में साइबर ठगों द्वारा व्यापारी को 8 साल तक डिजिटल रूप से बंधक बनाकर रखा गया था और इस व्यापारी से 45 लाख रुपए की ठगी साइबर ठगों ने की थी। इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए कोतमा पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्य 32 वर्षीय सौरभ शर्मा को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। कोतमा थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने कोतमा निवासी व्यापारी आशीष ताम्रकार को वर्ष 2017 में अपना निशाना बनाया था। पीड़ित व्यापारी द्वारा वायदा बाजार में किए गए 23 लाख रुपए के निवेश की जानकारी जब गिरोह को लगी तो यह ठग गिरोह खुद को सीबीआई अफसर, जज, हाई कोर्ट वकील और कभी पुलिस अधिकारी बताकर डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर लगातार इस व्यापारी से ठगी करता रहा। आरोपी इतने शातिर थे कि वह अलग अलग मोबाइल नंबरों से कॉल कर फर्जी वीडियो कॉलिंग, पुलिस सायरन और गिरफ्तारी के फर्जी आदेशों का नाटक करते थे। व्यापारी डर के मारे लगातार उनके द्वारा मांगे जा रहे पैसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर करता रहा। गिरफ्त में आए आरोपी सौरभ शर्मा के पास से पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल और कई बैंक दस्तावेज भी जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह का मुख्य सरगना महेंद्र शर्मा था, जिसकी वर्ष 2022 में हत्या हो चुकी है। महेंद्र पर 30 से अधिक संगीन अपराध दर्ज थे, जिसमें हत्या, लूट, ठगी और जानलेवा हमला जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। इन ठगों का एक और साथी रवि डोहरिया था, जिसकी 2 माह पूर्व सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस की टीम इनके अन्य साथियों लकी कुमावत और चित्रांश ठाकुर समेत अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इन आरोपियों द्वारा भोपाल में आरबी ट्रेडर्स, तिरुपति फिनटेक जैसे नाम की फर्जी कंपनियां संचालित की थी, खोली गई थी ये कंपनियां और संचालित की जा रही थी। इन कंपनियों के जरिए साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट का जाल फैलाया गया था। जब भोपाल के लोगों को संदेह हुआ तो इस गिरोह ने विदिशा का रुख किया और वहां जाकर नए नाम से कंपनी खोलकर ठगी का जाल फैलाने यह गिरोह सक्रिय हो गया था। बहरहाल कोतमा पुलिस ने इस मामले में इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस ठग गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है और जुटी हुई है। दर्ज हुआ है, पूरा मामला क्या है और ये कब से चला रहा था? 8 साल बाद मामला दर्ज हुआ है, विस्तार से बताएंगे क्या? देखिए, ये मामला मेरे एक सगे बड़े भाई आशीष ताम्रकार से संबंधित है। 2016-17 में कोतमा में एक वायदा बाजार नाम का एक व्यापार चालू हुआ जो ऑनलाइन हुआ करता था, ट्रेड मार्केटिंग था। उसमें मेरे भाई ने भी पैसे निवेश किए थे और निवेश करने के बाद लाभ सहित उनका पैसा करीब 23 लाख रुपए हुआ था। उस 23 लाख को प्राप्त करने के लिए वो अपनी कंपनी, जिस कंपनी से जुड़े थे, वो कई बार प्रयास किए, पर उनका पैसा बताया गया कि ये 2 नंबर का पैसा है, हवाले का पैसा है, आपको ऐसे नहीं वैसे मिलेगा। और उसी बीच में तथाकथित कुछ अज्ञात व्यक्ति मेरे भाई के संपर्क में आए और उन्होंने बताया कि आपका 17 लाख से 20 लाख रुपए पैसा, चूँकि वो हवाला का है इसलिए हम आपको कैश देंगे, उसको पहुंचाने के लिए हम कोतमा आने वाले हैं। उस बीच में मेरे भाई को डराया धमकाया गया कि आप इसकी कोई जानकारी किसी व्यक्ति को नहीं देंगे और वह 17 लाख रुपए भाई को देने के लिए उस दिन से आज 2025 जनवरी तक उन्हें विभिन्न माध्यमों से, जैसा कि हम समाचार पत्रों में विज्ञापन में सुनते चले आ रहे हैं, साइबर अरेस्ट हैं, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय न्यायाधीश, पुलिस, डीएसपी, ऐसे लोगों के वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पूरे तरीके से साइबर अरेस्ट कर लिया था और वो किसी से भी कोई भी जानकारी शेयर नहीं करते थे। वो अपनी लगभग संपत्ति बेच करके सारा पैसा उन लोगों को दे दिए। जब ये जानकारी 2-3 वर्ष पूर्व हमें पर प्राप्त हुई, मैंने उसमें संज्ञान लेकर उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया।
मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय मोतीउर रहमान जी से, एडिशनल एसपी महोदय, एसडीओपी मैडम, टीआई साहब से मैं मिल करके इस संबंध में शिकायत दिया और मैंने उनसे आग्रह किया कि इस प्रकरण में कृपया पुलिस हस्तक्षेप करे और मेरे भाई को समझाने का भी प्रयास करे। माननीय एसपी महोदय के निर्देश पर पूर्व थाना प्रभारी माननीय मरावी जी घर भी गए, 3 घंटे तक मेरे भाई को समझाया, उससे जानकारी ली और 28 फरवरी 2025 को मेरे द्वारा अपने भाई के माध्यम से शिकायत दी गई थी कि इस पर जांच कराई जावे और जांच करके तथाकथित साइबर के माध्यम से कुछ लोगों को अरेस्ट किया जावे। और माननीय एसपी महोदय के निर्देशन में पूरी कोतमा थाने की टीम ने अभी विदिशा से एक व्यक्ति जिसका नाम सौरभ शर्मा है, वह वीडियो कॉल में सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर विभिन्न माध्यम से अधिकारी बनकर के बात करता था और बहुत सारी महिलाएं थी जो डीएसपी बन के बात करती थी। तो इन सब लोगों की गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई, पर एक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आगे की जांच और विवेचना और पूछताछ पुलिस न्यायालय से रिमांड लेकर के कर रही है, जो अभी अनवरत जाएंगे। भैया कब से ये घटना थी और कई साल लग गए मुकदमा कराने में आपको? ये घटना करीब 16, 17, 18 से प्रारंभ हुई है और शिकायत इसकी करने के लिए मेरा भाई तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि इस तरीके से फर्जी प्रशासनिक अधिकारी बनकर के वीडियो कॉल में उसको डरा कर रखे हुए थे कि यदि आपके द्वारा कोई भी शिकायत की जाएगी तो आपका पैसा डूब जाएगा। मेरे भाई ने 17 लाख से 20 लाख रुपए अपना पाने के लिए कम से कम 60 लाख रुपए अपनी पत्नी का सोना, जेवर, जमीनें बेच करके दे चुका। कुल मिलाकर के 70 से 80 से 85 लाख रुपए का नगद का गबन मेरे भाई के साथ साइबर द्वारा किया गया। ये यहाँ के एक व्यापारी हैं कोतमा नगर के, आशीष ताम्रकार। ये 2017 के आसपास वायदा बाज़ार में पैसा इन्वेस्ट करते थे और इनको 2017 में उस पैसे का करीब 23 लाख रुपए मिलना था। किसी भी तरह से कुछ ठगों को इसकी जानकारी लगी और उन्होंने इनको एक फर्जी पुलिस अधिकारी बन के फ़ोन कॉल किया कि हम नीमच पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, वहाँ के एसएचओ, और आपका हवाला का पैसा जो है वो हमने पकड़ा है और इसमें अगर आप बचना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए। और फिर इनसे लगातार बातचीत करी और कुछ बैंक खातों में इनसे राशि डलवाई। इसके बाद इनके मोबाइल नंबर पर अलग अलग मोबाइल नंबरों से लगातार फर्जी कॉल आते रहे। फर्जी अधिकारी बन के कभी जज, मजिस्ट्रेट, कभी फेक हाई कोर्ट एडवोकेट, कभी फेक पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बन के इस तरह से फ़ोन कॉल करके और बैकग्राउंड में कुछ ऐसा सायरन, हूटर या इस तरह का कुछ बजा के सुना के और इनसे अलग अलग खातों में पैसे डलवाते रहे। कुल करीब 45 लाख रुपए की ठगी इनके साथ करी। फरियादी द्वारा शिकायत की गई अभी फरवरी महीने में, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसको संज्ञान में लेते हुए इसमें जांच शुरू कराई। उसमें साइबर सेल के माध्यम से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की गई, जांच की गई, बैंक खातों के डिटेल लिए गए और उसमें पुलिस टीम लगातार मेहनत करके और उसका जो आरोपी हैं, 2-3 आरोपियों को चिन्हित किया और इसमें अपराध पंजीबद्ध करने को उपरांत धारा 419, 420 में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसके बाद पुलिस टीम रवाना की गई। विदिशा से हमने एक आरोपी को महेंद्र शर्मा नाम है उसका, सौरभ शर्मा, उसको विदिशा से गिरफ्तार किया है। इसमें पुलिस टीम ने जब विदिशा में और भी दूसरे आरोपी को, जिसका नाम महेंद्र शर्मा है, उसकी तलाश की तो उसके बारे में ये जानकारी लगी कि 2022 में उस आरोपी का मर्डर हो चुका है विदिशा में ही और वो वहाँ का बड़ा कुख्यात अपराधी, आतंक अपराधी रहा है, जिसके ऊपर 30 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध थे गंभीर धाराओं के, वो लूट, अटेम्प्ट मर्डर, ठगी, इन सभी धाराओं के। तो उस आरोपी के बैंक अकाउंट में ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, करीब 32-33 लाख का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में हुआ है और बाकी का ट्रांजैक्शन आरोपी सौरभ शर्मा और एक आरोपी रवि डहरिया है। इसमें कुछ और भी आरोपी हैं जिनकी अभी सरगर्मी से जांच करके हम तलाश कर रहे हैं। अभी जो गिरफ्तार शुदा आरोपी है सौरभ शर्मा, उसको माननीय न्यायालय में पेश करके हमने पुलिस रिमांड लिया है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीओपी महोदय
के मार्गदर्शन में लगातार उनकी मॉनिटरिंग में हम कार्य कर रहे हैं और इसकी जो चैन है उसको पूरा हम जांच करके और जो उसमें अभी और आरोपी शेष हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर आगे ऐसी ठगी और किसी से ना हो उससे बचने के लिए जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, पुलिस लगातार साइबर सेल के माध्यम से और थाना स्तर पर भी बीच बीच में ये अवेयरनेस प्रोग्राम करती है कि जो भी थाना क्षेत्र के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो ऐसे फर्जी फ़ोन कॉल्स से सावधान रहें और कभी भी इस तरह के लालच में ना आएँ, भय में ना आएँ। अगर उनके पास इस तरह के फेक कॉल कभी आते भी हैं तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई फ़ोन कॉल इस तरह का बैंक या कोई इस तरह का जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है वो नहीं करता। अगर ऐसे फ़ोन कॉल आते भी हैं तो उसको वेरीफाई करें, उसके बाद ही उस पर कोई एक्शन लें, किसी तरह का उसमें लेन देन करें।